वेलकम स्टूडेंट इन माय यूट्यूब चैनल इग्नू स्टडी क्लासेस। इस वीडियो में हम BE-VAE 181 एनवायरमेंटल स्टडीज़ पर्यावरण अध्ययन के इकाई थर्ड प्रमुख पारितंत्र के को पढ़ेंगे। इसमें आपके हमें ये टॉपिक कवर करने हैं: वन पारितंत्र, घास स्थल पारितंत्र, मरुस्थल पारितंत्र और जलीय पारितंत्र। तो पहला टॉपिक हमें पढ़ना वन पारितंत्र। वन शब्द की व्युत्पत्ति लैटिन शब्द फॉरिस, जिसका अर्थ होता है बाहर। इसका संदर्भ गांव के बाहर की सीमा पर लगी बाड़ से है और इसमें वह सभी जमीन शामिल की जाती है जो जोती नहीं जाती और जहां कोई नहीं रहता है। वन जीवों में जीवे समुदाय की विभिन्न किस्मों की जटिल समुच्चय शामिल है। मृदा की किस्म, जलवायु तथा स्थानीय स्थल आकृति वृक्षों के वितरण और वन की वनस्पति में उनकी अधिकता को निर्धारित करती है। विभिन्न प्रकार के वन पारितंत्र की विशेषताओं के आगे वर्णन किया जा रहा है, मतलब इसमें आगे हम पढ़ेंगे। ये देखो कुछ, ये टुंड्रा वन, तुम्हारे बैरियल वन, मिस्री शीतोष्ण, शीतोष्ण पर्णपाती वन, उष्ण उपोष्ण वन, उष्ण कटिबंधीय वन, ये कुछ आपके एग्जाम्पल दे रखे हैं। इसमें पहला आता है शंकुधारी वृक्ष वन, जिसे हम इंग्लिश में कैनिफेरस फॉरेस्ट कहते हैं। अधिक वर्षा तथा प्रबल मौसमी जलवायु वाले ठंडे क्षेत्रों, जहां ठंडे मौसम वाले दिन अधिक और गर्मियों के दिन थोड़े होते हैं, जिसकी यह विशेषता है कि इनमें बोरियल शंकुधारी वृक्ष वन मिलते हैं जो पारमादिप होते हैं। यहाँ पौधों की सदाबहार स्पीसीज मिलती हैं, जैसे स्प्रूस, फर और चीड़ के वृक्ष, पाइनस स्ट्रॉबक्स और लिक्स, भेड़िया, रीछ, लाल लोमड़ी, पर्क्यूपाइन, गिलहरियाँ, उभयचर प्राणी जैसे पेड़ का मेंढक और तालाब के मेंढक जैसे जंतु मिलते हैं। दूसरा आता है आपका शीतोष्ण पर्णपाती वन, जिसे डेसिडियस फॉरेस्ट बोलते हैं। शीतोष्ण वनों विशेषता यह है कि यहाँ मध्यम दर्जे की जलवायु पाई जाती है और चौड़ी पत्ती वाले पौधे होते हैं जो सर्दी में अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं और बसंत के आने पर नई पत्तियाँ आ जाती हैं इनमें। ये वन उत्तरी अमेरिका, यूरोप, पूर्वी एशिया मतलब चीन और जापान सहित चिली और ऑस्ट्रेलिया के कुछ भाग में पाए जाते हैं, जहाँ शरद ऋतु में ज़्यादा ठंडक पड़ती है और वार्षिक वर्ष में 75 से 150 सेंटीमीटर तक होती है और यहाँ साल भर लगभग एक जैसी वर्षा होती रहती है। यह वृक्ष काफ़ी लंबे, लगभग 40 से 50 सेंटीमीटर ऊंचे होते हैं और इनकी पत्तियां पतली और चौड़ी होती हैं। इस जीवों के प्रमुख जिन्सों में मेपल, बीच, ओक, हिकॉरी, बासवुड, चेस्टनट और कॉटनवुड शामिल हैं। हिमालय में कुछ स्थानों पर प्रमुख वनस्पति हैं शंकुधारी वृक्ष, सीडार, जूनिपर के पेड़ सहित तथा विलो। शीतोष्ण वनों में रहने वाले जंतुओं में हिरन, भालू, गिलहरियाँ, धूसर, लोमड़ियाँ, बॉबकैट, जंगली पीरू पक्षी और कठफोड़वा मुख्य हैं। सामान्यतः पाए जाने वाले आकशेरुकी में केंचुए, घोंघे, मिलीपट, कोलियोपेट्रा तथा ऑर्थोपेट्रा कीट है। कशेरुकी में उभयचर प्राणी जैसे टोड, सैलमैंडर, क्रिकेट, मेढक और सरीसृप जैसे कछुए, छिपकली, सांप तथा स्तनधारी जैसे रकून, ओपोमस, सुअर, पहाड़ी शेर इत्यादि और पक्षियों में श्रृंगी, उल्लू, हॉक यहाँ पर शामिल होते हैं। शीतोष्ण सदाबहार वन, विश्व के कई भागों में भूमध्य सागरीय किस्म की जलवायु पाई जाती है, जिसकी विशेषता उष्ण शुष्क ग्रीष्म और ठंडा नमक शीतकाल है। इनमें सामान्यतः कम ऊंचाई वाले सदाबहार वृक्ष पाए जाते हैं जिनकी पत्तियां सुई की तरह या चौड़ी होती हैं। इनमें हेमलॉक और मैपल शामिल हैं। झाड़ियाँ 3 से 4 मीटर ऊँची होती हैं। शीतोष्ण सदाबहार अरण्यबाज वनों में पाए जाते हैं। एक प्रकार के जंतुओं में खच्चर, हिरन, ब्रूस, खरगोश, काष्ठ चूहा, चिंबक और छिपकली इत्यादि हैं। इसके बाद शीतोष्ण वर्षा प्रचुर वन। शीतोष्ण वर्षा प्रचुर वन किसी वन अन्य वर्षा प्रचुर वन से अधिक ठंडे होते हैं और ऋतुओं के अनुसार इनके ताप और वर्षा में स्पष्ट अंतर होता है। यहाँ वर्षा अधिक होती है परंतु कोहरा बहुत ही अधिक पड़ता है, जो स्वयं खुद वर्षा की तुलना में पानी का अधिक महत्वपूर्ण स्रोत होता है। पौधों और जंतुओं की विविधता अपेक्षाकृत अधिक गर्म स्थानों की अपेक्षा काफ़ी कम होती है। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन भूमध्य रेखा के पास पाए जाते हैं और ये वन पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे
अधिक विविध समुदायों में गिने जाते हैं, जहां ताप और आर्द्रता दोनों ही उच्च रहते हैं और वर्षा भर लगभग एक जैसे रहते हैं। वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से भी अधिक होती है और ये सामान्य रूप से वर्षा भर होती रहती है। उष्णकटिबंधीय वर्षा प्रचुर वनों में पाए जाने वाले सामान्य कशेरुकी में वृक्षवासी उभयचर, रैकोफोरस, मलाबोरिकस, जलीय सरीसृप, कैमिलियन, एगेमिड, करेल छिपकलियाँ और सांपों की कई स्पीसीज, पक्षियों की कई स्पीसीज और सिंधारी जैसे 300 जंगली बिल्लियाँ पाई जाती हैं। उष्णकटिबंधीय मौसमी वन उन क्षेत्रों में मिलते हैं ये वाले वन जहाँ कुल वर्षा बहुत अधिक होती है, परंतु यह शुष्क तथा नम कालों में बटी रहती है। अत्यधिक नम उष्णकटिबंधीय मौसमी वनों में वार्षिक वर्षा उष्णकटिबंधीय वर्षा प्रचुर वनों से कई गुना होती है, जिन्हें सामान्यतः मानसूनी वन कहा जाता है। भारत तथा दक्षिणी पूर्वी एशिया के सबसे अधिक ज्ञात उष्णकटिबंधीय मौसमी वनों में अक्सर बड़े वृक्ष टीक के होते हैं। इन क्षेत्रों में बांस भी एक महत्वपूर्ण चरम झाड़ी के रूप में पाए जाते हैं। उपोष्णीय वर्षा प्रचुर वन काफ़ी ज़्यादा वर्षा वाले क्षेत्रों में, जहां सर्दी और गर्मी के दिनों ताप में विभिन्नता कम स्पष्ट होती है, चौड़ी पत्ती वाले सदाबहार उपोष्णीय वन पाए जाते हैं, जहाँ की वनस्पतियों में महोगनी, पाम, ओक, मैंगोलिया और इमली सभी अधिपादपों से ढके हुए वृक्ष, फर्न, वेले और स्ट्रेंगल, अंजीर आदि हैं। उपोष्णीय वन के जंतुओं का जीवन उष्णकटिबंधीय वर्षा प्रचुर जंतुओं के बहुत मिलता जुलता है। फिर अगला टॉपिक आता है वनों की महत्ता। वनों क्या किस काम के लिए जरूरी, इसमें आप अपनी लैंग्वेज में पूरा लिख सकते हो क्या क्या इसमें काम होता है। लकड़ी का आपका फर्नीचर वगैरह है, इससे दवाइयाँ वगैरह होती, कागज वगैरह आप पूरा लिख सकते हो। फिर वन संरक्षण टॉपिक है, वन संरक्षण क्यों करना चाहिए, क्यों जरूरी है, पूरा इसमें टॉपिक लिख सकते हैं कि क्या काम हमें वन का संरक्षण क्यों करना चाहिए और क्या क्या इससे दिक्कतें हो सकती हैं। फिर आता है घास स्थल पारितंत्र। घास स्थल पारितंत्र वहाँ पाया जाता है जहाँ वर्षा 25 से 75 सेंटीमीटर प्रति वर्ष के लगभग होती है, जो वनों के लिए पर्याप्त नहीं होती, परंतु वास्तविक मरुस्थल में होने वाली वर्षा से अधिक होती है। प्रारूपी घास स्थल वनस्पतियों वाले ऐसे स्थान होते हैं जो शीतोष्ण जलवायु में पाए जाते हैं। स्टैपिज तथा सवाना के में मुख्य भेद यह है कि जहाँ स्टैपिज में सारी फसलें केवल संचित नम मौसम में ही होती हैं, वहाँ सवाना में चारा अधिकतर घासों से प्राप्त होता है, जो न केवल नमी वाले मौसम में उगती हैं बल्कि शुष्क मौसम में थोड़ी थोड़ी उगती रहती हैं। आर्थिक महत्व। भारत का क्षेत्रफल कुल जमीन के क्षेत्रफल का 2.4% हिस्सा है, परंतु यह भूभाग विश्व भर में पाई जाने वाली भैंसों के आधे से अधिक को, पशुओं के 15% को, बकरियों के 15% को और भेड़ों के 4% को जीवन रहने के लिए आवश्यक है। अनेक पालतू और जंगली शाकाहारी जंतुओं जैसे घोड़े, खच्चर, गधे, गाय, सुअर, भेड़, बकरी, भैंसें, ऊँट इतनी बड़ी संख्या को जीवित रखने के लिए घास स्थल जीवन महत्वपूर्ण, जो मनुष्य को भोजन, दूध, ऊन, चमड़ा या परिवहन का साधन इत्यादि प्रदान करता है। अतिचारण मतलब ओवर ग्रेजिंग जिसे कहते हैं, ज़्यादा चरना, ये हानिकारक भी है। सूक्ष्म जलवायु अधिक शुष्क हो जाती है और इसमें इस भूमि पर मरुद्भिद पौधे आसानी से उग जाते हैं। ह्यूमस आवरण की अनुपस्थिति में खनिज युक्त मृदा सतह उस दिशा में बहुत अधिक नष्ट हो जाती है जब सतही परत की नमी के कारण अलोड़ित हो जाती है। यह सतह परत पानी को मिट्टी में जाने से रोकती तथा उसके बह जाने को बढ़ावा देती है, जिसकी वजह से सूखा पड़ता है। फिर आता है मरुस्थल पारितंत्र। मरुस्थल उन क्षेत्रों में बनते हैं जहाँ की वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से भी कम होती है, या कभी कभी ये उन गर्म क्षेत्रों में होते हैं जहाँ वर्षा अधिक होती है परंतु वर्षा वर्ष भर आसमान रूप से वितरित रहती है। शीतोष्ण क्षेत्रों में अक्सर वृष्टि छाया वाले स्थानों में मरुस्थल बन जाते हैं, अर्थात उन स्थानों पर जहाँ ऊंचे पहाड़ समुद्रों से आने वाली नमी को आने नहीं देते, इसलिए उन क्षेत्रों में बहुत ही कम वर्षा होती है। कम वर्षा के साथ साथ ताप में भी उतार चढ़ाव होता रहता है। पौधों की स्पीसीज जैसे क्रियोसोट, झाड़ी, कैक्टस, फेरोकैक्टस, स्पाइजर्स मरुस्थलीय प्रांतन में सभी जगह फैले रहते हैं। नीचे दबे हुए क्षेत्रों में नमक के विक्षेप वाले सार्कोबैट, गीजवुड, सीवुड और लवण युक्त घासें सामान्य रूप से मिलती हैं। वार्षिक पौधे जहाँ भी मौजूद होते हैं वे केवल अल्प आवधिक वर्षा के मौसम में ही अंकुरित होते हैं तथा फलते और जनन करते हैं। ये गर्मियों और सर्दियों में अंकुरित नहीं होते। सरीसृप और कुछ कीट जैसे जंतु मरुस्थल के लिए अनुकूलित होते हैं क्योंकि उनके
अध्य आवरण अपरिवर्तनीय होते हैं और उनके शुष्क उत्सर्जन उन्हें थोड़े से पानी पर ही निर्भर रहने के योग्य बनाता है। उदाहरण के लिए रात्रिचर रोडेंटों की कुछ स्पीशीज बहुत ही सांद्रित मूत्र का उत्सर्जन करती और ताप नियमन के लिए पानी का उपयोग नहीं करती थी तथा बगैर पानी पे मरुस्थल में रह सकती है। जहाँ की मृदा उपयुक्त होती है वहाँ सिंचाई की से मरुस्थल को हमारी कुछ सबसे अधिक उत्पादक कृषि भूमि में बदला जा सकता है। किसी स्थान की उत्पादकता लगातार एक सी है या उसका केवल अस्थायी फैलाव हुआ है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि मनुष्य कितनी अच्छी तरह से जैव भू रासायनिक चक्रों को और सिंचाई को बढ़ाकर ऊर्जा प्रवाह का स्थिर कर पाया है। छिपकली की कुछ स्पीसीज जैसे कैलोटिक्स वर्सिकुलर यूरोमेस्टिड हार्डवकाई नामक उन रेगिस्तानी टिड्डियों को परोक्षी होते हैं जो थार मरुस्थल के स्थानीय क्षेत्र में पाई जाती हैं। फिर आता है आपका लास्ट टॉपिक, जलीय पारितंत्र। भूमंडलीय जल राशियों ने धरातल के लगभग 3/4 भाग को अलवण जल या खारे पानी के रूप में ढक रखा है, जहां अलवण जल में नमक का अंश 0.5% से कम, लवण जल में 3.5% से अधिक और खारे पानी में लवण जल के बीच में होता है। ज्वारनमुख और महासागरों में लवण की मात्रा के अनुसार भिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं। इसी आधार पर जलीय जीवों को 3 श्रेणियों में रखा गया है: अलवण जल तंत्र, समुद्री पारितंत्र, खारा जल पारितंत्र। जलीय जीव क्या होते हैं? ये हमें पारितंत्र में जीव असामान्य रूप से वितरित है। इनके जीवन के रूप में इसने 5 भागों में बांटा गया है। जैसे आपका पटलक, ये असंलग्न जीव है जो वायु अल्प अंतरासन पर रहते हैं, जैसे कि प्लवना पौधे और कई प्रकार की प्राणी। ये आपको पढ़ लेना एक बार। इसका दूसरा आता परिपादप, फिर आता है आपका तीसरा पलवक, चौथा तरणक और 5वां आता है नितलक। ये नॉर्मल इतना आता नहीं है इसमें क्वेश्चन, एक उसको डायग्राम से देख सकते हो। को आता है अलवण जलीय पारितंत्र। अलवण जलीय पारितंत्र कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों की अत्यधिक मात्रा के लिए स्थलीय पारितंत्र पर निर्भर करते हैं। इसमें आपका 2 भागों में आसानी से बांटा गया है: सरो, जिसका अर्थ होता है शांत या स्थिर या फिर बेसिन श्रेणी वाले, जैसे झील, तालाब, कुंड, अनूप, और एक होता है सरित, जिसका अर्थ होता है बहाकार, जैसे नदियाँ हो गई, सरिताएँ हो गई आपकी, ये सब क्या आपका चलता हुआ पानी है। सरित पारितंत्र नदियाँ, सरित या बहते हुए पानी के आवासों में नदियाँ, नाले और छोटी नदियाँ शामिल है। लगातार बहता पानी इन आवासों में सबसे असाधारण लक्षण है। ये पानी तल के अभिलक्षणों और अविशेषताओं को बदल देता है और इसके भीतर जीवों के वितरण को प्रभावित करता है। 2 सबसे महत्वपूर्ण लक्षण यह है कि नदियाँ खुली, विवृत और विषमपोषी तंत्र है, जबकि झीलें अंतर्वाहित या बहिर्वाही नालों से होने वाले कुछ आगतों और निर्गतों छोड़कर बंद, सरमत या स्वतपूर्ण तंत्र है। आपका इसमें समुद्री पारितंत्र बताना है क्या होता है, समुद्र के बारे में कैसे कैसे टाइम, मतलब 3.5% में लवणता होती है। इसमें सोडियम क्लोराइड होता है, आपका कैल्शियम होता है, पोटेशियम होता है। तापमान भी लगभग 2 डिग्री से आपका 32 डिग्री के बीच में, मैक्सिमम इतने बीच में मिलता है। आता ज्वारनमुख, सभी नदियों और झीलों आखिर में समुद्र में जाके गिरती है, लेकिन कुछ नदियाँ वास्तविक समुद्र से मिलने से पहले ही अपना विशेष मंडल बना लेती है। यह मंडल ज्वारनमुख कहलाता है। ज्वारनमुख नदी और समुद्र के बीच एक संक्रमण मंडल है। ये एक ऐसी संक्रमितता का प्रतिनिधित्व करता है जिसके बेजोड़ पारिस्थितिक लक्षण और जीव जात समुदाय हैं। ज्वारनमुख विश्व के सबसे ज़्यादा उत्पादित पारितंत्र है। ज्वारनमुख तटीय महासागर का एक अर्ध भाग है जिसमें खारा पानी होता है। ये एक और तो समुद्र से मुक्त रूप से संबंधित है और दूसरी तरफ नदी के मुहाने से जुड़ाव तथा अलवण जल पाता है। भारत में केरल के तट के साथ ये सुंदरवन में खूब सारे ज्वारनमुख देखे जा सकते हैं। इसी साथ ये चैप्टर आपका यहाँ पर ख़त्म होता है। बाकी इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स से मैंने उसे हाईलाइट कर दिया है। बाकी और जानकारी के लिए, असाइनमेंट के लिए हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।